हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। पेपर आने को ही है, 1 महीने का टाइम रह गया है। तो आज मैं कराने वाली हूँ साइंस की पेडागोजी। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक रखे हुए हैं। अगर आप ये पूरी अच्छी तरह देख लेते हैं, एक बार 2 बार नोट्स पढ़ लेंगे, पीडीएफ पढ़ लेंगे, तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इसे देखने के बाद क्वेश्चन सोल्व करें तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक भी टॉपिक अगर आपने छोड़ा तो आपका कंसेप्ट निकल सकता है। लास्ट तक मैंने अलग अलग टॉपिक रखे हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन को। साइंस पेडागोजी यानी साइंस, पहले तो ये है कि साइंस होता क्या है, विज्ञान क्या होता है, कहाँ इसके यूजेस हैं, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो बताइए साइंस क्या होता है। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। विज्ञान क्या है? सीखने की एक प्रक्रिया है, यानी हमेशा हम सीखते रहते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। सभी ने अपने स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, है ना। तो साइंस क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है, यानी जो हम सीखते हैं वही साइंस है। मिथ्स अबाउट साइंस, यानी साइंस के बारे में कुछ मिथ भी होते हैं कि साइंस जो है, साइंस के जो लॉज हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो एब्सोल्यूट हैं, वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। तो ऐसे नहीं है। साइंटिस्ट क्या है? एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, जहाँ उन्हें ज़रूरत होती है वो चेंज भी कर देते हैं और हटा भी देते हैं। जैसे कि पीरियडिक टेबल थी, पहले टाइम पे जो पीरियडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स कम थे, फिर मेंडलीव की पीरियडिक टेबल आई तो उसमें एलिमेंट्स कुछ बढ़ के आए। तो ऐसा नहीं है कि आगे कुछ भी चेंज ना हो, आगे कुछ और भी चेंज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है या फिक्स्ड है, इनके लॉज और जो आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मिथ है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है यही लाइन। ठीक है, फिर साइंस की प्रकृति कैसी है? नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की कैसी प्रकृति है? साइंस नॉलेज इज टेंटेटिव। मैंने ज़्यादातर वही पॉइंट्स रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तीनों पॉइंट अब तक पूछे जा चुके हैं। साइंस नॉलेज इज टेंटेटिव, यानी विज्ञान ज्ञान क्या है? अस्थायी है, यानी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे कि पहले क्या था? प्लेनेट थे, 9 प्लेनेट थे, उसमें प्लूटो था, तो प्लूटो को हटा दिया गया। तो ये कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो क्या है? इसकी बॉडी क्या है? टेंटेटिव है, यानी अस्थायी है, कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, साइंस इज ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज, यानी विज्ञान वास्तव में अंतरराष्ट्रीय उद्यम है। अब इंटरनेशनल एंटरप्राइज कैसे है? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आज की डेट में क्या है? हॉट टॉपिक है, मुद्दा बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग पे हमारे यहाँ के साइंटिस्ट भी वर्क कर रहे हैं और बाहर की कंट्री के भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक इंटरनेशनल टॉपिक हो चुका है, जिसपे सभी पूरे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं सभी खोज कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज है। ठीक है, साइंस इज रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान ज्ञान का तेजी से विस्तार कर रहा है, यानी साइंस क्या है? एक्सपेंड हो रहा है। पहले टाइम पे क्या हुआ करता था कि हम ना, वो डेक होते थे, सभी के घर में होंगे भी, किसी ने देखे होंगे, किसी ने नहीं देखे। कैसेट उसमें लगाया और गाने चला दिए। ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह चला दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद डीवीडीज आई। ठीक है, डीवीडीज सीडीज वगैरह में सॉन्ग्स मूवीज देखने लगे। फिर उसके बाद क्या है? एलईडीज आई, यानी आजकल क्या है? पूरी वॉल पे लगा दी, पूरी दीवार जितनी बड़ी एलईडी है उनमें देखते हैं। आगे पता नहीं क्या नया एक्सपेरिमेंट होगा, क्या नई चीजें आएंगी। तो क्या है? विज्ञान क्या है? विस्तार हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, डे बाय डे एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। साइंस की जो नॉलेज है वो टेंटेटिव है, इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज है और रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट डे बाय डे होते जा रहे हैं। यूज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ है? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में ऐसे तो है नहीं कि हम आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन है, यानी किसी ने सोचा था कि इतनी दूर बैठ के बात हो जाएंगी। अब कोई फॉरेन कंट्री में आपके घर से बैठा हो तो आप क्या करेंगे? वीडियो कॉल करेंगे, ऑडियो कॉल करेंगे, या फिर फोन कॉल करेंगे और सीधे बात कर लेंगे। और इतनी इतनी देर बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे सामने ही बैठे हों। तो ये क्या है? ये साइंस की वजह से ही हुआ है। नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। किसी ने सोचा था कि हम और आप ऐसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ हम चीज़ें देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। गैस में सीटी लग रही है, कुकर में सीटी लग रही है, तो वो भी साइंस है। पानी में चीज़ें डूब रही हैं, वो भी साइंस है। डूब नहीं रही है, बोतल है खाली, वो डूब नहीं रही है, तो वो भी साइंस है। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, यानी भवन निर्माण में नई नई मशीन्स यूज हो रही हैं, तो वो भी साइंस है। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, जो नक्शे बन रहे हैं घर में, उसमें भी साइंस है। अब जैसे राम मंदिर का नक्शा बना, तो ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान ने बना दिया या ऐसे हाथ से बना दिया,
उसमें भी साइंस लगी है। ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात में पहले क्या हुआ करता था, बैलगाड़ी चलती थी, फिर उसके बाद ये ऑटो वगैरह आ गए, गाड़ी आ गई, एरोप्लेन आ गए, आगे पता नहीं क्या और आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, साइंस का उपयोग है। मेडिकल चिकित्सा में पहले क्या हुआ करता था कि घास फूस दे दी, वैद्य वगैरह होते थे, तो अब धीरे धीरे कितने एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं हॉस्पिटल्स में, तो मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका उपयोग है। एंटरटेनमेंट में भी उपयोग हो रहा है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, फिर अब कलर टीवी आ गया, वो कैमरा हो गया HD, है ना। तो क्या हुआ, ये साइंस है, उपयोग है, यानी कम्युनिकेशन में, हमारी डेली लाइफ में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और एंटरटेनमेंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर है बेसिक क्राइटेरिया ऑफ साइंस करिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि मैं क्या बताऊँ आपको, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले क्या है कि बात वैलिडिटी क्या होती है, ये 4 तरह की वैलिडिटी दी गई है, यानी मूलभूत मापदंड है ये। कॉग्निटिव वैलिडिटी, संज्ञानात्मक वैधता, कंटेंट या सब्जेक्ट वैलिडिटी, विषय वस्तु वैधता, हिस्टोरिकल वैलिडिटी यानी ऐतिहासिक वैधता, मोरल वैलिडिटी यानी नैतिक वैधता। ठीक है, सबसे पहली बात है कि वैलिडिटी होती क्या है। अब वैलिडिटी, जैसे कोई भी चीज बनी है उसका उसी के लिए उपयोग हो तो वो वैलिड है। जैसे कि आप लोगों ने बीएड करी है, आप सीटेट पास कर रहे हैं, तो सीटेट जो टेस्ट है वो वैलिड है, क्योंकि वो आप लोगों को आंकता है, हम लोगों को आंकता है कि हम टीचर बनने के वैलिड हैं या नहीं, टीचर बनने के योग्य हैं या नहीं। ठीक है, तो सीटेट क्या हुआ, एक वैलिड टेस्ट है। जैसे कि मुझे अपना वजन मापना है, तो मैं क्या करूंगी, वेइंग मशीन लेके आऊंगी, यानी वजन मापने की मशीन लेके आऊंगी। अगर वो मेरा वजन मापती है तो वो मशीन वैलिड है। ठीक है, इस तरह से जो चीज जिसके लिए बनी है वो उसे सही से आंके। जैसे कि अब 4 तरह की वैलिडिटी है। कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी संज्ञानात्मक वैधता, इसमें क्या होता है, बच्चे के कॉग्निटिव लेवल तक हमें पढ़ाना है तो हम मानेंगे कि कॉग्निटिव वैलिड है, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर तक पढ़ाना है। जैसे 5th क्लास का बच्चा है, आप उसे 8th क्लास का पढ़ा देंगे तो गलत है, उसे 5th क्लास का ही पढ़ाएंगे तो वो उसके संज्ञानात्मक स्तर तक पहुंचेगा। ठीक है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बच्चे की एज लेवल से ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको सीटेट का पढ़ा रही हूँ, अगर यहाँ पे आप PhD लेवल का पढ़ें तो वो क्या आपके एज अप्रोप्रिएट होगा, क्या वो आपके कॉग्निटिव लेवल के पहुँच में होगा, तो वो आपके सिर के ऊपर को जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चे के कॉग्निटिव लेवल में पढ़ाना है, उसकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, जितना बच्चा समझ सके, जितनी उसकी एज हो उतना ही टॉपिक को पढ़ाना है। जैसे कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, क्या होता है कि कुछ टॉपिक सेम है, लेकिन क्या हो जाता है, टॉपिक डीप में होते चले जाते हैं। 8th क्लास में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, 9th में और डिटेल में हो जाएगा, 10th में और डिटेल में हो जाएगा, तो क्या होता है, टॉपिक डिटेल में होते जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 8th क्लास के बच्चे को हम इतना डीप में पढ़ा दें कि उसके एज अप्रोप्रिएट ही ना रहे, उसके कॉग्निटिव लेवल के ऊपर चला जाए, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे के कॉग्निटिव लेवल में पढ़ाना है, उसके एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उपयुक्त आयु के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसकी संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर होना चाहिए, यानी जितना वो समझ सके उतना ही हमें बताना है। ठीक है, फिर एक कंटेंट वैलिडिटी और सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु वैलिड कैसे हो। विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सिंपल हो, बच्चे को इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में, सहज हो और अर्थपूर्ण हो, यानी मीनिंगफुल हो, उसका कुछ मीनिंग निकलता हो। ठीक है, फिर है प्रोसेस वैलिडिटी यानी प्रक्रिया वैधता, हेल्प स्टूडेंट टू लर्न साइंस, यानी बच्चों को साइंस सीखने में मदद हो रही है। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर रहा है, जो प्रोसेस हम बच्चे को सिखा रहे हैं उससे क्या है, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हो रहा है। क्यूरियोसिटी आ रही है, यानी बच्चा जिज्ञासु भी हो रहा है बहुत ज्यादा। क्रिएटिविटी आ रही है, रचनात्मक भी हो रहा है बच्चा। ठीक है, फिर है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल वैलिडिटी, हाउ साइंटिफिक कंसेप्ट्स इवॉल्व ओवर टाइम, यानी पहले की चीज़ों में और अब की चीज़ों में कितना डिफरेंस है। ऐतिहासिक चीज़ों में और अब की मतलब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, साइंस इवॉल्व हो रहा है, डे बाय डे एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर है नैतिक मोरल वैलिडिटी या इथिकल वैलिडिटी, यानी जो भी हम टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ऑनेस्टी डेवलप करनी है बच्चे के अंदर, बच्चा ईमानदार हो, ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता हो, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेट करके पढ़े, प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो साथ में करे, ग्रुप वर्क करे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जीवन और पर्यावरण की रक्षा भी करनी है उसे। ठीक है, ये नैतिक मूल्य उसके अंदर होने चाहिए, तभी हमारी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो वैलिड मानी जाएगी। डिग्रियों से कुछ नहीं होता है, नैतिक मूल्य भी हमारे अंदर होने चाहिए। ठीक है, भय से मुक्त हो, पूर्व ग्रह और अंधविश्वासों से मुक्त हो, यानी साइंस का बच्चा है ऐसे ही नहीं मान ले
आजकल इतने बाबा आ रहे हैं, ये बागेश्वर धाम, मतलब ऐसे, मतलब मैं भी देखती रहती हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो क्या होता है ऐसे ही नहीं मान ले, बात की पड़ताल करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है, चीज़ों को देखे कि हाँ कुछ है, ऐसे ही विश्वास ना कर ले, ठीक है। तो ये हुई मोरल वैलिडिटी, इथिकल वैलिडिटी और हिस्टोरिकल वैलिडिटी, और ये विषय वस्तु यानी विषय वस्तु वैलिडिटी, प्रक्रिया वैधता, कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी संज्ञानात्मक वैधता, ठीक है। 4 तरह की हैं ये, इनमें से एक ना एक तो क्वेश्चन में पूछी ही जाएगी। पिछली बार कॉग्निटिव वैलिडिटी आई थी, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी में क्या अंतर है, क्या एक ही बात है साइंस और टेक्नोलॉजी या अलग अलग टर्म है, क्या मतलब है इनका देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी इज लोकल स्पेसिफिक, यानी साइंस क्या है, सार्वभौमिक है, हर जगह वैलिड है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, एक लोकल स्पेसिफिक है, यानी एक गोल ओरिएंटेड है, एक गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। ये लाइन आई है, मतलब ये जो मैं लिख रही हूँ ना गोल ओरिएंटेड, ये आया हुआ है पेपर में। साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। जैसे कि आपका फ़ोन है, तो आपके फ़ोन की जो लाइफ है वो 2 साल या 3 साल है, क्योंकि वो क्यों है, वो टेक्नोलॉजी है। ये लैपटॉप है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, इसकी लाइफ 3-4 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब इसकी लिमिटेड लाइफ है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी। साइंस क्या है, साइंस एक ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, यानी जिसका विस्तार ही नहीं कर सकते। क्या होता है, जो ये वैज्ञानिक होते हैं साल साल भर एक्सपेरिमेंट करते हैं, 1 साल 2 साल, पता नहीं कितने कितने साल तक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इन्हें ये नहीं पता होता कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी लास्ट में क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। साल साल भर रिसर्च करते रहते हैं, तो ये क्या है, ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, यानी खुला अन्वेषण है, जिसकी कोई अंतिम परिणाम निश्चित ही नहीं है, इसके अंतिम परिणाम निश्चित नहीं होते, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, चलती रहती है रिसर्चेज, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि ये सफल भी होगा या नहीं होगा। मिसाइल बना रहे हैं तो मिसाइल का पता नहीं होता कि ये सफल भी होगी या नहीं होगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, इसका एक डेफिनेट गोल है, यानी ये भी एक एक्सप्लोरेशन है, लेकिन इसका एक गोल है। जैसे कि कोई भी मशीनरी है, उसकी उम्र होती है कि भाई इतने साल ही ये चलेगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एक छोटा वर्ड है और साइंस क्या है, पूरा बड़ा वर्ड है, ठीक है। ये हुआ टेक्नोलॉजी, यानी साइंस के सामने जो टेक्नोलॉजी है इसका बच्चा है, ठीक है। साइंस बाप है सबका। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट द अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं। प्रमोट वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड कोऑपरेशन, यानी बच्चों में इस तरह की भावना डेवलप करें, इस तरह की वैल्यूज डेवलप करें, इस तरह के नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दें, जैसे कि ईमानदारी। बच्चा ईमानदार भी होना चाहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने एक्सपेरिमेंट्स के प्रति, ठीक है, घरकों के प्रति, टीचर्स के प्रति। सच्चाई भी होनी चाहिए और सहयोग की भावना होनी चाहिए, यानी कोऑपरेशन होना चाहिए। जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट लैब में हो, लेबोरेटरी में हो, तो क्या करें, कोऑपरेट करें, टीचर्स को कोऑपरेट करें, ठीक है। ऐसे मूल्यों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। प्रमोट साइंटिफिक कंसेप्ट रिलेटेड विद एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित वैज्ञानिक अवधारणा को बढ़ावा देना, यानी साइंस स्कूल में पढ़ के आ रहा है तो घर में देखे चीजें क्या है, 70 तरह की चीजें होती हैं, फिर उनमें सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पानी में बोतल ऊपर क्यों रह जा रही है, भारी चीज है तो नीचे क्यों डूब जा रही है, कुकर में सीटी क्यों आ रही है, ठीक है। तो क्या करें, चीजों को देखें, कंसेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करें, रियल लाइफ से चीजों को जोड़ के देखें, रियल लाइफ से रिलेट करें चीजों को, ठीक है। एक्टिविटीज करें, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित वैज्ञानिक अवधारणाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी एक्टिविटीज करें और एक्सपेरिमेंट्स करें, और जब देखें गतिविधि और प्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रदर्शन करें, यानी चीजों को क्या करें, करके देखें, एक्सपेरिमेंट्स करके देखें, एक्टिविटीज करें, तब उन्हें उनका प्रदर्शन करें। एनकरेज लर्नर्स टू हैव डिस्कशन इन द क्लास, बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करना है कि वो एक दूसरे से डिस्कशन करें, एक्सप्लोरेशन करें। बच्चे क्या है, पीयर्स ग्रुप से डिस्कशन करें, अपने दोस्तों से बातचीत करें, बातचीत ऐसी नहीं, डिस्कशन यानी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, टीचर से करें डिस्कशन, ठीक है। तो शिक्षकों को क्या करना है, बढ़ावा देना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। एंगेज द लर्नर्स इन मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन, शिक्षार्थियों को सार्थक जांच पड़ताल में शामिल करें, यानी जब भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो, खोज कर रहे हो, तो बच्चों को क्या है, एंगेज करें, जोड़ें, ठीक है, जिससे बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चों का, कैसा हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो।
यानी सक्रिय भागीदारी हो, ठीक है। फिर कुछ एम्स जो है एनसीएफ ने दिए हैं, ये पेपर में आए भी हुए हैं। फर्स्ट है नो द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन कंसिस्टेंट विद द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो तथ्य हैं उन्हें जाने, क्या क्या इसका बेस है, कहाँ से आया, कैसे आया, प्रूव करे, चीज़ों को कंक्लूजन निकाले, उसके सिद्धांतों को जाने विज्ञान के, उन्हें अप्लाई करके देखे। और ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट 11th-12th में ही जाके कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली करें, यानी हर एक एज में एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें, छोटे से बड़े हो जाएं, छोटा बच्चा है छोटे से बड़े हो जाएं, लेकिन चीज़ों को सीखते रहें, ठीक है। Acquire the skills and understand the methods and processes that lead to generation and validation of scientific knowledge. कौशल हासिल करें और उन विधियों और प्रक्रियाओं को समझें जो वैज्ञानिक ज्ञान के सृजन और सत्यापन की ओर ले जाती है। यानी स्किल्स को क्या है, एक्वायर करें, मेथड्स को समझें, क्या करें, पहले ऑब्जर्व करें चीज़ों को देखें, फिर मेजरमेंट करें यानी मापें, फिर एस्टिमेशन करें यानी अनुमान लगाएं, फिर हाइपोथेसिस करें और फिर बाद में जाके कंक्लूजन पे पहुंचें, ठीक है। टेस्टिंग भी करें, कंक्लूजन पे बाद में जाके पहुंचें, चीज़ों को समझें, पहले देखें, ऑब्जर्व करें, अनुमान लगाएं, परिकल्पना करें, फिर टेस्टिंग करें, फिर उसके बाद कंक्लूजन में पहुंचें, ठीक है। कौशल हासिल करें और उन विधियों और प्रक्रिया को समझें जो वैज्ञानिक ज्ञान के सृजन और सत्यापन की ओर ले जाते हो, ठीक है। ऐसे ही चीज़ों को ना मान लें, हर चीज़ की तह तक जाएं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये पॉइंट ऐसे के ऐसे ही लिखे हुए हैं पेपर में, मैंने क्वेश्चन में देखे हैं और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। रिलेट टू द एनवायरमेंट लोकल एज वेल एज ग्लोबल एंड अप्रिशिएट द इश्यूज एट द इंटरफेरेंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखो साइंस इतना बढ़ रहा है कि हमें लोकली भी हेल्प करता है, ग्लोबली भी, हर चीज़ों में हमारा ही हेल्प करता है साइंस। अगर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स ना हो, टेक्नोलॉजीज ना हो, तो हम क्या है, लाचार हो जाएंगे बिल्कुल। अब देखो जैसे फ़ोन ही है, आपका फ़ोन अगर ख़राब हो जाए 10 दिन के लिए तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे पता नहीं क्या चला गया हो, है ना। तो ये क्या है, ये हमें सोसाइटी में भी हमारी हेल्प कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी, हर जगह साइंस क्या है, हमारी मदद कर रहा है। तो हमें क्या है, साइंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी जो ये मुद्दे हैं इन्हें सराहना चाहिए, ठीक है। Acquire the requisite theoretical knowledge and practical technological skills to enter the world of work, यानी काम की दुनिया में जब प्रवेश करने के लिए आवश्यक, यानी जो हमने स्किल्स एक्वायर करी हैं, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक तकनीकी कौशल प्राप्त करें, यानी क्या करें, थ्योरेटिकल भी पढ़ें और प्रैक्टिकल भी करें। काम की दुनिया में जब हम एंट्री करें तो हमें क्या करना है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब जैसे कि आपका सीटेट है, अगर आप कंटेंट की नॉलेज ही रखेंगे और क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आपको कंटेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको क्वेश्चंस की भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आपका सीटेट क्लियर होगा, ठीक है। तो थियोरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मक को पोषण करें, यानी जो क्यूरियोसिटी अंदर से जो जिज्ञासा आ रही है, जैसे कि क्लास में क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को पूछें। इस जो ये अंदर से जिज्ञासा है ना, इसे शांत नहीं करना है, इसे नर्चर करना है, इसे पोषित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस होना है, चीज़ों को ग्रैब करना है, सीखना है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है। एस्थेटिक सेंस डेवलप करें, क्रिएटिविटी लाएं, बच्चों में इस तरह की भावना होनी चाहिए कि बच्चे क्रिएटिव हो, कुछ ना कुछ नया करके। जब आप टीचर बनेंगे तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देना, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, उन्हें एक्सपेरिमेंट्स दे करने के लिए, प्रोजेक्ट दें घर से करके लाने के लिए, असाइनमेंट्स दें, जिससे उनके अंदर क्रिएटिविटी आए, यानी रचनात्मक हो बच्चे, रचनात्मक की तरफ जाएं, ठीक है। तो ये क्या करना है, हमें नर्चर करना है, ठीक है। एनसीएफ कहता है कि रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, ठीक है, रिलेट करें रियल लाइफ से, बच्चों की एक्टिविटीज़ कराएं, ठीक है, एक्टिविटीज़ कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कराएं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पे कम ध्यान दें, टेक्स्ट बुक से दूर लेके जाएं, बच्चे को कम ध्यान दें, ठीक है। ज़्यादा ध्यान हमें टेक्स्ट बुक पे नहीं देना है, बच्चे की कंसेप्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दें, कंसेप्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। उसे बाहर की दुनिया से जोड़ें, ठीक है, बाहर की दुनिया से जोड़ें बच्चे को। फिर इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये पॉइंट आया हुआ है, ठीक है।
ईमानदारी, अखंडता, बिल्कुल यही इसी वर्डिंग में ये पॉइंट पूछा गया है कि बच्चों के अंदर क्या करना है, ईमानदारी डेवलप करनी है कि ऑनेस्ट हो बच्चा, इंटीग्रेट करके पढ़े, कोऑपरेट करके पढ़े, यानी एक दूसरे को सहयोग करे, जीवन की चिंता और पर्यावरण की भी चिंता हो, और ये जो मूल्य हैं इन्हें अपने बिहेवियर में लेके आए, इन्हें आत्मसात करे, एसिमुलेट करे, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर में होने चाहिए, हम ईमानदार होने चाहिए, हम कोऑपरेटिव होने चाहिए, दूसरों को कोऑपरेट करें, ठीक है, और अपने एनवायरनमेंट की भी रक्षा करें। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को क्यों कहा जाता है, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ लगाने से किसी पर्टिकुलर इंसान का फ़ायदा होगा, पूरे विश्व का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के प्रति भी सचेत रहें। कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर, ऑब्जेक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस एंड सुपरस्टिशन, यानी ये भी पॉइंट आया है सीटेट में। वैज्ञानिक सोच विकसित करें, निष्पक्षता, आलोचनात्मक सोच को डेवलप करें, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक का मतलब होता है तरह तरह से सोच पाए बच्चा, अलग अलग दिशा में सोच पाए, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच पाए, और भय से मुक्त और पूर्व ग्रह से मुक्त हो, यानी ऐसी किसी चीजों को ना मान ले, ठीक है, और बिल्कुल भी ना डरे। ये एनसीएफ ने ये कुछ पॉइंट दिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से ये वाला भी पूछा गया है, ठीक है। बाकी पूछे तो सारे गए हैं आगे पीछे, लेकिन रिसेंट में जो पूछे गए हैं वो ये दोनों पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी ये अप्रोचेज होनी चाहिए साइंस में। समस्या समाधान दृष्टिकोण, क्या करना है, हमारे सामने कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या को पहले हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्यों सॉल्व नहीं हो रही है, फिर उसमें परिकल्पना करेंगे, हाइपोथेसिस लगाएंगे, कुछ अनुमान लगाएंगे, फिर जो हमने हाइपोथेसिस लगाया है उसकी टेस्टिंग करेंगे, परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने सही लगाया है नहीं लगाया, उसकी व्याख्या देखेंगे, विश्लेषण करेंगे तथा व्याख्या को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके निष्कर्ष पे जाएंगे, बाद में निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो ये बच्चे के अंदर प्रमोट करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, इससे बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है। फिर है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, ये कोऑपरेटिव वर्ड ना बहुत अच्छा है, चाहे सीडीपी के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, ये पॉजिटिव वर्ड है, यानी सहयोग की भावना होनी चाहिए बच्चे के अंदर। बहुत गंदी राइटिंग आ रही है। 5 मेजर एलिमेंट्स ऑफ दिस अप्रोच, यानी 5 मेजर एलिमेंट हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो, ठीक है। सहकारी सीखने का तरीका, 5 मुख्य तत्व में सकारात्मक अन्योन्यासन, यानी समूह के सभी सदस्यों को कार्य को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए। जैसे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ भी खोज कर रहे हैं, कुछ भी खोज कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, अगर समूह में कर रहे हैं तो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को सहयोग करें, सारे सदस्यों को कोऑपरेट करके चलें, टीचर को भी कोऑपरेट करें, ठीक है, कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि क्लास में आए और जैसे ही गर्दन घुमाई टीचर ने सारे बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, जैसे ही बोर्ड पे लिखने लगे हल्ला मचा रहे हैं। क्लास में कोई नया टीचर आया, ऐसे कोऑपरेट करते हैं बच्चे, क्लास में कोई नया टीचर आया तो उसे पढ़ाने तो देंगे नहीं, हल्ला मचाने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, बच्चे के अंदर कोऑपरेशन हमें डेवलप करना है। व्यक्तिगत जवाब दे, प्रत्येक सदस्य अंतिम परिणाम के लिए जवाब दे, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लास्ट में जो प्रूफ निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही इंसान के सिर पे ठीकरा फोड़े, हर एक जवाब देने के लिए तैयार हो, हर एक इंसान जवाब देने के लिए तत्पर हो, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत करने का तरीका डेवलप होना चाहिए, लीडरशिप स्किल हो, और क्या है, ट्रस्टफुलनेस यानी विश्वास बना के रखें, ठीक है। फिर है फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी आमने सामने बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें, डिस्कशन करें टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ। फिर है टीम कितनी भी अच्छी तरह काम कर रही हो और कैसे बेहतर कार्य करना है इस पर विचार करें, चाहे कितना भी देखो, जैसे हम कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, तब भी हमें लगता है कि नहीं और करना चाहिए, जिससे कि इस पे क्या है, विचार करना चाहिए टीचर्स को। जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तब भी क्या है, विचार करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच हो, यानी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस हो, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन और प्रोसेसिंग हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर है साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब किस तरह का एटीट्यूड बच्चे का होना चाहिए, क्यूरियस हो, यानी जिज्ञासु हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता हो, ठीक है, अपने माइंड को खुला रखता हो, बिल्कुल ओपन माइंडेडनेस हो, यानी खुली मानसिकता हो कि विस्तार पूर्वक सोचे, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। प्रिजर्वेरेंस हो, यानी दृढ़ प्रतिज्ञ हो, नम्रता भी होनी चाहिए, यानी पोलाइटली बिहेव करे, ह्यूमिलेट हो,
ह्यूमिलिटी हो, एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेलर यानी लास्ट में जो परिणाम निकले उसके लिए भी तैयार रहे, कि ऐसा नहीं है कि टूट के बैठ जाए। जैसे हम लोग हैं, हमारे टेस्ट, हमने कोई पेपर दिया, हमारा नहीं हुआ तो हम क्या होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें रिजल्ट के लिए सोचना चाहिए कि यार नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं आया नंबर तो कोई बात नहीं, तो क्या है, फेलर को एक्सेप्ट करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, परिस्थितियाँ इंसान को तोड़ देती हैं, ठीक है। फिर है टीचिंग मेथड्स। वैसे तो बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं जो सीडीपी में, सभी पेडागोजीज में सेम है, लेकिन साइंस के मैंने कुछ रखे हैं। टीचर सेंटर्ड यानी शिक्षक केंद्रित, जिसमें क्या होता है, टीचर बीच में होता है, टीचर ही कार्यकर्ता होता है, टीचर ही सब कुछ करता है। जैसे कि लेक्चर मेथड, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, बच्चे क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, टीचर तो एक्टिव होता है, टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और बच्चे क्या है, सुस्त होकर सुनते हैं, नींद आ रही होती है उन्हें, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, पैसिवली सुनते हैं, ठीक है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। वैसे तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अच्छा होता है, लेकिन लेक्चर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अच्छा नहीं होता है, क्योंकि टीचर क्या है, प्रदर्शन कर रहा है, खुद ही व्याख्या कर रहा है, खुद ही प्रदर्शन कर रहा है, खुद ही बता रहा है, बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये भी अच्छा नहीं है। ये मेथड दोनों बहुत बेकार हैं, अगर कहीं भी आए तो ऑप्शन में मत लगा के आना। लर्नर सेंटर्ड मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ठीक है। बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए सब कुछ, बच्चे के जैसे बच्चा कहे वैसे ही करना है, अगर आपको सीटेट पास करना है तो, ठीक है। डिस्कवरी मेथड यानी अन्वेषण विधि, ज़्यादा से ज़्यादा खोज करें, बच्चों को ये इस स्किल के लिए प्रमोट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी कर सकें वो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को सुझाएं यानी समस्या समाधान विधि को भी लेके आएँ। क्लास में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स भी कराएं, प्रोजेक्ट्स कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोजेक्ट दें घर से करने के लिए, स्कूल में कराएं, असाइनमेंट्स दें। लेबोरेटरी मेथड लैब में लेके जाएं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच हो यानी बच्चे के अंदर खोज करने की क्षमता होनी चाहिए, क्यूरियसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासु हो बच्चा कि मैं खोज करके देखूं कि ऐसे ये है या नहीं है, सत्य है या नहीं है। नेचुरल एक्सप्लोरेशन यानी प्राकृतिक अन्वेषण, अपने नेचर में अपने चारों तरफ भी देखे कि चीज़ें ऐसे हैं नहीं, कुछ भी जैसे कि बायो पढ़ के आया, कुछ भी प्लांट्स के बारे में पढ़े तो गार्डन में जाके देखे, नेचुरली एक्सप्लोर करे चीज़ों को कि हाँ सही बताया मैडम ने, ये बताया था मैडम ने, ये सेपल होती है, पेड़ को देख रहा है, ये सेपल है, ये पेटल है, ये फ्लावर है, ये स्टेम है, ये रूट है, ये शूट होती है, ठीक है। तो क्या करें, नेचुरली एक्सप्लोर भी करें, यानी प्राकृतिक अन्वेषण करके देखें, ठीक है। डिस्कवरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा खोज करें, समस्या समाधान विधि में इन्वॉल्व हो, परियोजना यानी प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रयोगशाला में जाए, ठीक है। और प्राकृतिक अन्वेषण, ये तो सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है, जो हम नेचर से जोड़ते हैं। फिर है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंटिन्यूअस, पहले इस वर्ड को देखेंगे फिर उसके बाद इसे देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी निरंतर मूल्यांकन, निरंतर नाम से ही पता चल रहा है, जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, हमेशा होता रहता है। जो मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या होता है, एक तरह से एंड रिजल्ट, हमारा जो अचीवमेंट होता है वो हमारा मूल्यांकन होता है। जैसे कि आप लोग सीटेट देने जा रहे हैं, आपका मूल्यांकन कब होगा, जब आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, कि आपने क्या सीखा, कब सीखा, कैसे सीखा, क्या आपसे नहीं आया, इसलिए आपका, बहुत से बच्चों का पेपर रह जाता है, क्यों नहीं हुआ, कौन सा सब्जेक्ट वीक था, तो वो आपका क्या है, मूल्यांकन है। फिर उसके बेस पे आपको डायग्नोज किया जाएगा, फिर रिमेडी दी जाएगी, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी जो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। इसके अंदर दो हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सम्मेटिव असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो क्लास के दौरान होता है, यानी ड्यूरिंग द क्लास होता है। जैसे कि सभी के हुए होंगे क्लास टेस्ट, तो है ना, क्लास टेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं, जैसे कि हर मंडे में हमारा टेस्ट हुआ करता था स्कूल में, क्लास टेस्ट, क्विज़ इसके अंदर आ जाते हैं, वीकली टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, जो क्लास के दौरान होते हैं, मतलब, ठीक है, वो आ जाते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर, ठीक है। वीकली असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, तो मंथली टेस्ट जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का पता चलता रहता है कि कितना वो सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है। एनईपी भी यही कहती है कि बच्चे का क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होना चाहिए, ठीक है। फिर है सम्मेटिव असेसमेंट यानी सारांशित मूल्यांकन, नाम से पता चल रहा है सारांशित, यानी लास्ट में क्या होता है, सारांश निकलता है चीज़ों का, पूरी साल जितना भी पढ़ा है ना वो एनुअल एग्जाम में जाके लिखाओ सारा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सम्मेटिव असेसमेंट। ये मेथड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर होता है, एंड ऑफ द ईयर होता है, यानी लास्ट में होता है। जैसे कि
हमारे और आपके सभी के फाइनल एग्जाम होते हैं, तो जो हमारे फाइनल एग्जाम थे वो तो सम्मेटिव असेसमेंट, और जो हमारे वीकली टेस्ट हुआ करते थे कि हर मंडे में टेस्ट हो रहा है या फिर हर रोज हो रहा है या ओरल क्विज़ेस हो रही हैं, तो वो क्या था, फॉर्मेटिव। याद रखेंगे ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी समग्र मूल्यांकन, आधा वर्ड हमने पढ़ लिया था कंटिन्यूअस, ये आगे का है कॉम्प्रिहेंसिव। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र। इसके अंदर क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास, पूरा विकास, पूरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर ले लिया, टेस्ट ले लिया, वहां तक ही नहीं, सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करे। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने आप में इतना बड़ा वर्ड है, इसके अंदर सब कुछ समा जाता है, यानी एक तरह से पूरी पृथ्वी है बच्चे के लिए, ठीक है। इसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स हमारे आते हैं, मतलब तीनों एस्पेक्ट्स पे, तीनों डोमेन पे काम करता है। कॉग्निटिव डोमेन यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट से हमारे दिमाग से रिलेटेड जितने वर्क हैं उनका भी मूल्यांकन हो। अफेक्टिव डोमेन यानी हमारे संवेगों का भी मूल्यांकन हो, ठीक है। और साइकोमोटर यानी जो हमारी डूइंग एक्टिविटीज हैं, जो हम हाथ से करते हैं, तो उनका भी मूल्यांकन हो। यानी स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक दोनों इसके अंदर आती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोलेस्टिक होता है जो स्कूल में जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी एक्टिविटीज, जो भी करिकुलम में ऐड वो कर रहे हैं। को स्कोलेस्टिक यानी स्कूल से बाहर की, ठीक है। तो इसके अंदर सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, यानी बच्चे का क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर है असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। वैसे तो 4 तरह के होते हैं, लेकिन 3 ही हम रखते हैं, 3 ही पूछे जाते हैं, और मोस्टली जो पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है। वो क्यों पूछा जाता है अभी बताएंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर सीखने के लिए आकलन, हिंदी में आप देख लेना, वैसे अधिगम भी लिखा जाता है इसे, अधिगम के लिए आकलन। फोर देखो, बस ये देख लो कि 4 है तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अगर 4 लिख रहा है तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। फॉर्मेटिव क्या होता है, जो क्लास के दौरान हो रहा है, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ड्यूरिंग द क्लास जो हो रहा है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। जो हमारे क्लास टेस्ट, क्विज़ेस, ठीक है, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, वो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर जो ऑफ है यानी ये है सम्मेटिव, ठीक है, ये है सम्मेटिव की तरह, ठीक है, यानी जो एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अंत में जो हो रहा है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन या अधिगम का आकलन, ठीक है। बस ये दोनों याद रखने हैं। एफ क्या है, 4 क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑफ क्या है, सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव यानी क्लास के जो दौरान होते हैं, जो हमारे टेस्ट होते हैं डेली के, वो फॉर्मेटिव है। जो क्लास के एंड में होते हैं यानी ईयर के एंड में होते हैं, जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम, जैसे बीएड में क्या होता है, पूरी साल कुछ नहीं होता है, लास्ट में जाके पेपर हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, या फिर है वो सम्मेटिव असेसमेंट, वो हमारा लास्ट में मूल्यांकन होता है। आप फेल हो जाए, हम कुछ भी हो जाए, तो ये मेथड अच्छा नहीं होता। फिर है असेसमेंट एज लर्निंग, एज मतलब यानी सेल्फ असेसमेंट, यानी जो हम खुद से आकलन करते हैं, कि खुद से आकलन करते हैं या पीयर्स के साथ करते हैं। तू मेरी कॉपी चेक कर, मैं तेरी करूंगा, है ना, तू मेरा टेस्ट चेक कर, मैं तेरा टेस्ट चेक करूंगा, तो ये क्या होता है, एज असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग यानी सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, यानी खुद का आकलन। तीनों समझ आए होंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्लास के दौरान जो आकलन हो रहा है, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग, जो हमारा खुद का आकलन हो रहा है, तू मेरी कॉपी चेक कर ले, मैं तेरी करूंगा, ठीक है। या खुद से हम अपनी कॉपी चेक कर रहे हैं, खुद से हम अपना टेस्ट चेक कर रहे हैं, जैसे कि आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसे चेक कर रहे हैं, वो क्या है आपका असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। फिर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ यानी क्लास में जो एंड में आता है, जैसे कि आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा लास्ट में, जो भी है इवैल्यूएशन वो लास्ट में होगा, तो वो क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर असेसमेंट का साइंस में क्या योगदान है। असेसमेंट इन साइंस प्रमोट साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी जो हम मूल्यांकन करते हैं, विज्ञान में आकलन वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देता है। जो हम आकलन करते हैं उससे क्या होता है, साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप होती है, ठीक है, वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेशन, एक्टिव थिंकिंग एंड रीजनिंग, यानी क्या करता है, समस्या समाधान और जांच, सोच और तर्क को बढ़ावा देता है। यानी समस्या हमारी क्या होता है, जैसे कि हमारा टेस्ट हुआ, साथ के साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ हमारा, ठीक है, और हमारे नंबर गंदे आए, तो टीचर को पिटाई नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों नंबर कम आ रहे हैं, तो साथ के साथ आकलन हो जाएगा, ठीक है। इससे बच्चा क्या है, एक्टिव भी रहेगा कि भाई मेरा तो कल टेस्ट हुआ था, आज फिर पढ़ लेता हूँ, नहीं तो फिर दोबारा कम नंबर आएंगे। इससे बच्चा क्या है, एक्टिव भी रहता है, अपना तर्क भी लगाता है, कुछ ना कुछ खोज करता है और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी प्रमोट होती है।
असेसमेंट इज लिंक्ड विद कॉग्निटिव लेवल्स ऑफ लर्नर। आकलन जो है शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक स्तरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी बच्चे का जो है आकलन होता रहता है, वो लेवल से जुड़ा हुआ है। इन लाइन विद द एज ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी की उम्र के अनुसार आकलन होना चाहिए। जैसे कि आपका सीटेट हो रहा है क्योंकि आपने बीएड किया हुआ है, अब कोई 12th करके आया और उसे सीटेट करा दो तो दे देगा, वो नहीं देगा ना। तो क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए मूल्यांकन। असेसमेंट इन साइंस इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, विज्ञान में जो मूल्यांकन है उसकी जो प्रकृति है व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कोई लिमिटेड नहीं है, सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करता है। असेसमेंट इन साइंस फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल, विज्ञान में मूल्यांकन प्रक्रिया कौशल के विकास की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, यानी नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं आर यूजफुल फॉर द टीचर्स, दे हेल्प द टीचर्स टू आइडेंटिफाई द स्लो प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन। यानी क्या होता है, मुझे बुखार हुआ, जैसे मैं डॉक्टर के गई तो डॉक्टर पहले देखेगा कि कौन सा बुखार है, कब हुआ था, क्या सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर ने जो मुझे देखा वो क्या है, डायग्नोज, ठीक है, यानी वो क्या है, निदान, ठीक है। फिर डॉक्टर ने मुझे पर्चे पे दवाई लिखी कि भाई तुम ये ना ये दवाई ले लेना, तो वो जो दवाई लिखी है वो क्या है, रिमेडी, ठीक है, वो जो दवाई लिखी है वो है रिमेडी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसे बच्चों से जोड़ते हैं, यानी नैदानिक परीक्षण क्या है, ये देखना कि बच्चा प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है, बच्चे के क्यों कम नंबर आ रहे हैं। शिक्षकों को बच्चे की धीमी प्रगति की पहचान करने में मदद करता है, यानी बच्चे जो स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, क्यों उसके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, क्यों वो टेस्ट पास नहीं कर पा रहा है, तो इसमें डायग्नोज होता है, बच्चे का डायग्नोज करते हैं कि पता चल जाता है कि उसकी क्यों प्रोग्रेस कम हो रही है, ठीक है। जैसे कि आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप क्या है, अपने आप खुद ही डायग्नोज कर लेते हैं कि मुझे पता है कि मेरा सीडीपी वीक है, खुद ही डायग्नोज कर रहे हैं। फिर टीचर से पूछ रहे हैं कि मेरा ना ये टॉपिक कमजोर है, आप ये टॉपिक करा दीजिए, तो टीचर आपको करा रहे हैं, तो वो क्या है, रिमेडी, ठीक है। आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ लर्नर, यानी शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचानने के लिए ये काम होता है कि पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, ये नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता है, डायग्नोसिस। और रिमेडियल क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग होता है जो बच्चे के गैप्स हैं, जहाँ बच्चे को समझ नहीं आ रहा है वहाँ दोबारा उसे बताना, उसके गैप्स को फिल करना, ठीक है, उसके कंसेप्ट को रेक्टिफाई करना। यानी उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग सीखने के अंतराल को भरने के लिए किया जाता है, यानी जो गैप्स हैं उन्हें फिल करने का काम करती है रिमेडी टीचिंग। यानी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा बताओ, उसे रिमेडी दो, उसके कम नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं ये देखो, उसके गैप्स को फिल करना है, उसके नंबर पूरे आने चाहिए, ठीक है। जैसे पब्लिक स्कूल में होता है ना कि मुझे इसके मार्क्स 10/10 चाहिए, ठीक है, तो क्या होता है, रिमेडी टीचिंग दी जाती है। जैसे स्कूल में क्या होता था, याद नहीं करते थे हम लोग, बाहर खड़े कर देना, ठीक है, कि आज ये पूरा करना है, टीचर सुनेगा ठीक है। तो रिमेडियल टीचिंग है, यानी बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसे दोबारा बताओ, उसे रिमेडी दो, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी स्लाइड में से समझ आया होगा। जो भी आपको ना समझ आया हो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगले लेक्चर में आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और जो भी आप टॉपिक कराना चाहते हैं, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, मैं उसको करा दूंगी। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, लेट्स क्रैक के नाम से है, ठीक है। बाकी मैथ की पेडागोजी मैंने सारी करा दी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, और उसकी PDF भी टेलीग्राम पे है। EVS मैंने फर्स्ट पेपर की कराई हुई है तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हैं और नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब तो भी कर देना, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।